हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत जारी की गई राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट की। बताएंगे कैसे अब 1 घंटे के अंदर हो सकेगी डेंगू संक्रमण की नैदानिक जांच। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भारत के 8 पूर्वी राज्य अति संवेदनशील। जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत DST ने जारी की राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट। अब 45 मिनट में कहीं भी की जा सकेगी कोविड-19 संक्रमण की जांच। मौजूदा स्थिति को नियंत्रित करने में सहायक होगा IIT खड़गपुर द्वारा विकसित नैदानिक उपकरण। फेस मास्क के लिए जीवाणुरोधी, खुद साफ होने वाली नैनो सामग्री विकसित। PPE किट के भी कई बार इस्तेमाल को सुरक्षित और आसान बनाएगी भारतीय शोधकर्ताओं की ये खोज। और डेंगू की त्वरित नैदानिक जांच करेगा IIT दिल्ली द्वारा तैयार उपकरण। ये हैंडहेल्ड जांच उपकरण 1 घंटे के अंदर ही जांच के नतीजे देने में होगा सक्षम। जलवायु परिवर्तन और उससे बढ़ रहा जोखिम एक विश्वव्यापी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट जारी की। विशेषज्ञों के मुताबिक ये रिपोर्ट राज्य से जिला स्तर तक की जोखिम विविधता को समझकर अनुकूलन संबंधी उपाय लागू करने में सहायक होगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। सूखा, बाढ़, चक्रवात, अनियमित वर्षा और तापमान में वृद्धि। बदलती जलवायु के ये कुछ उदाहरण हैं। समय के साथ साथ इनकी संख्या और गंभीरता दोनों में चरम स्तर की घटनाएं बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन का असर पर्यावरण, बायोडायवर्सिटी से लेकर खाद्यान्न उत्पादन और स्वास्थ्य सब पर पड़ रहा है। पूरे विश्व में ये चिंता का विषय है, जिसको लेकर जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हर देश और देश में भी अलग अलग राज्यों और जिला स्तर तक स्थितियां एक जैसी नहीं होती। सही उपाय तय करने के लिए स्थानीय स्तर पर जोखिम की गंभीरता को समझना जरूरी है।
17 अप्रैल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत भारत के लिए राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट जारी की। भारत में अनुकूलन संबंधी योजना के लिए एक साझा फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए जलवायु भेद्यता आकलन शीर्षक से जारी की गई इस रिपोर्ट में वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिमों और भेद्यता के अनुसार भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों और जिलों की पहचान की गई है। इस परियोजना को सभी 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया था। अब काम पूरा हो गया है और हमें उम्मीद है कि आकलन से जो नतीजे सामने आए हैं वो राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर जलवायु क्रियाओं में पहल करने में लंबे समय तक मदद करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित इस कार्यक्रम के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने ये फ्रेमवर्क तैयार किया है। रिपोर्ट में झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पहचान जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील राज्यों के रूप में की गई है, जहां अनुकूलन संबंधी उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इन राज्यों में से असम, बिहार और झारखंड के 60% से अधिक जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में हैं। जलवायु भेद्यता आकलन से इन क्षेत्रों में अब जमीनी स्तर पर जलवायु संबंधित कार्रवाइयों को शुरू करने में मदद मिलेगी और अनुकूलन से जुड़ी परियोजनाओं को सटीकता से डिजाइन किया जा सकेगा। When it comes to implementation, इसे लागू करने के लिए केंद्र, राज्य और समुदाय के बीच एक गठजोड़ चाहिए। निश्चित रूप से निर्णय निर्माताओं, सरकारी नीतियों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। समग्रता में हमें इसे एक बड़ी श्रृंखला के रूप में देखना होगा। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, अब हमें देखना है अन्य सहयोगियों के साथ ये काम कैसे पूरा होता है। other players in the ball game. इन आकलनों का उपयोग पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों पर भारतीय रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। यह भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का समर्थन करेगा, क्योंकि इसने जोखिम पारिस्थितिकी क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक प्रणालियों के कार्यक्रमों और योजनाओं की नीतियों के निर्माण के लिए एक मूल्यांकन फ्रेमवर्क और आधार उपलब्ध कराया है। साझा फ्रेमवर्क द्वारा जलवायु भेद्यता आकलन से संवेदनशील राज्यों, जिलों और पंचायतों तक की पहचान कर अनुकूलन संबंधी निवेश और कार्यक्रमों के विकास एवं कार्यान्वयन को प्राथमिकता मिलेगी। ये पहल पूरे भारत में जलवायु संरक्षण के लिए काम करेगी। साथ ही इन आकलनों का उपयोग पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों से जुड़ी भारत की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। ये आकलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपयुक्त कार्रवाइयों को शुरू करने में नीति निर्माताओं की मदद करेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और उपलब्धि के तौर पर अब IIT खड़गपुर का नाम जुड़ गया है। 21 अप्रैल को संस्थान ने कोरोना काल में विकसित अपने नवीन नैदानिक जांच उपकरण कोविरैप का ग्लोबल लॉन्च किया। चरणबद्ध आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड आधारित इस परीक्षण तकनीक द्वारा कोविड-19 सहित अन्य रोगजनकों की भी त्वरित जांच की जा सकेगी। खास बात यह है कि अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी भी इस उपकरण द्वारा कहीं भी कोरोना की नैदानिक जांच कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक बार फिर पूरे विश्व को प्रभावित किया है। भारत में भी इस बार ज्यादा तेजी से इस संक्रमण का प्रसार हुआ है। इस प्रकोप से निपटने के तरीकों में एक प्रमुख तरीका है ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोविड जांच, जिसके चलते मौजूदा विश्वसनीय RT-PCR परीक्षण पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है ज्यादा तेज नतीजे देने वाले समाधानों की। इस कमी को दूर कर सकता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित न्यूक्लिक एसिड आधारित पॉइंट ऑफ केयर नैदानिक उपकरण कोविरैप। कोविड महामारी के दौरान विकसित किया गया ये उपकरण 45 मिनट में कोविड सहित अन्य कई रोग जनकों की जांच कर सकता है। हाल ही में संस्थान ने इस तकनीक का वैश्विक लॉन्च किया।
उपकरण के व्यावसायिक उत्पादन के लिए भारत की रैपिड डायग्नोस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज और अमेरिका की ब्रेमर्टन होल्डिंग्स को लाइसेंस दिया गया है। ये एक पोर्टेबल उपकरण है जिसे मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। रोगी की नाक या लार से लिए गए नमूने को पहले चरण में ताप पर रखकर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद पहले से तैयार प्रतिक्रियाशील द्रव्य में नमूने को डालकर उसे उपकरण में संतुलित तापमान पर लगभग 30 मिनट के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद बिना मानवीय हस्तक्षेप के मोबाइल ऐप द्वारा प्रयोगशाला स्तर के नतीजे प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में अलग से आरएनए निकालने की जरूरत नहीं होती। इस उपकरण का फायदा ये है कि नियंत्रित प्रयोगशालाओं के बाहर अकुशल कर्मियों द्वारा भी नमूने लेकर उनका नैदानिक परीक्षण किया जा सकता है। ये एक प्रमुख हेल्थ केयर उत्पाद है जो मौजूदा महामारी के नियंत्रण में सहायक होने के साथ साथ आगे भी अन्य रोगजनकों की जांच में मदद कर सकता है। आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड आधारित इस नैदानिक जांच प्रौद्योगिकी के पेटेंट के लिए आईआईटी खड़गपुर ने भारत और अमेरिका सहित कई देशों में आवेदन कर दिया है। कोविरैप उपकरण उच्च गुणवत्ता वाली सामुदायिक स्तरीय परीक्षण सुविधा की चली आ रही मांग को काफी हद तक पूरा कर सकता है। कोरोना की बढ़ती संक्रमण के बीच हमारे वैज्ञानिक इस महामारी के असर को कम से कम करने के उपाय तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने जीवाणु रोधी खुद साफ होने वाली नैनो सामग्री विकसित की है। ये सामग्री इस महामारी में जरूरी हो चुके फेस मास्क और पीपीई किट के कई बार उपयोग को सुरक्षित बनाकर उनके निस्तारण से होने वाले संक्रमण के जोखिम को कम कर सकती है। एक रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में जहां आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार फेस मास्क है, वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान या उपकरण उतने ही जरूरी हैं। लेकिन फेस मास्क या खासकर पीपीई किट को दोबारा इस्तेमाल के लिए रोगाणु रोधी बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने फेस मास्क और पीपीई किट्स के लिए अभिनव जीवाणु रोधी सामग्री विकसित की है। ये सामग्री न सिर्फ वायरस और रोगजनकों से बचाती है, बल्कि इससे बने मास्क और पीपीई किट सिर्फ धूप में रखने से खुद पूरी तरह साफ हो जाते हैं और उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शोध हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस में प्रकाशित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से हम 2D नैनो शीट, विशेष रूप से मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड नैनो शीट्स का विभिन्न जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में MOS2 नैनो शीट्स उत्कृष्ट जीवाणु रोधी एजेंटों के रूप में उभरी हैं, जिसने हमें इसका उपयोग जीवाणु रोधी PPEs जैसे फेस मास्क के निर्माण में करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कोविड-19 जैसी महामारी में काफी सहायक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने मास्क की लागत कम करने और उन्हें ज्यादा असरदार तथा सुरक्षात्मक बनाने के लिए नैनो सामग्रियों का उपयोग कर रोगाणु रोधी कोटिंग तैयार की है। इस मोलिब्डेनम सल्फाइड नैनोमीटर आकार शीट को फैब्रिक में शामिल किया गया, जिसके धारदार किनारे रोगजनकों को मार देते हैं। साथ ही ये नैनो नाइफ मॉडिफाइड फैब्रिक फोटोथर्मल गुणों वाली है, यानी सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर उसे ताप में बदलती है, जिससे रोगाणु खत्म हो जाते हैं। इस तरह इस अभिनव कोटिंग से तैयार फैब्रिक से बने मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा कवच 5 मिनट तेज धूप में रखने मात्र से फिर पहले जैसे रोगाणु रहित हो जाते हैं। इस तरह मास्क और पीपीई किट को सुरक्षित तरीके से बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे कचरे की समस्या भी कम होगी। When we study these MOS2 nanosheets under an electron microscope, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन के दौरान हमने MOS2 नैनोशीट में तेज किनारों और कोनों वाले महीन गुच्छों को देखा। ये नुकीले किनारे और कोने सूक्ष्म चाकू की तरह बैक्टीरिया और वायरस की झिल्लियों को भेदते और छिद्रित कर देते हैं। इसीलिए हमने इस नैनोशीट का उपयोग किया और उन्हें सूती कपड़े की सतह पर जमा किया। हमने पाया कि ये नैनोशीट्स कपड़े की सतह पर समान रूप से जमा हो गए थे और कपड़े की सामान्य वास्तुकला खराब नहीं हुई।
on the surface of the fabric, and the normal architecture of the fabric was not at all hampered. मास्क या पीपीई किट इस्तेमाल के दौरान संक्रमित हो जाते हैं और आमतौर पर इन्हें प्रयोग के बाद फेंक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना रहता है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं की ये उपलब्धि एंटी माइक्रोबियल एजेंट बनकर सुरक्षा कवचों को रोगाणु मुक्त रखेगी, जिससे संक्रमण के फैलने पर रोक लगेगी। साथ ही इसके बार बार प्रयोग किए जाने की क्षमता मास्क और पीपीई किट की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में भी सहायक होगी। कोरोना महामारी ने चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया है। वैज्ञानिक त्वरित नैदानिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने डेंगू वायरस का तेजी से पता लगाने के लिए एक हैंड हेल्ड उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण द्वारा 1 घंटे के अंदर ही डेंगू की नैदानिक जांच की जा सकती है। क्या है ये उपकरण और कैसे काम करता है, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में हर साल 5 से 10 करोड़ लोग डेंगू संक्रमण का शिकार होते हैं, जो बहुत बार जानलेवा साबित होता है। भारत में भी ये संक्रमण चिंता का विषय रहा है। किसी भी संक्रमण की तरह अगर सही वक्त पर डेंगू वायरस का पता चल जाए तो इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अभी डेंगू का पता लगाने के लिए पारंपरिक बायोकेमिकल या आरटीपीसीआर जांच की जाती है, जिसमें ज्यादा मेहनत और समय लगता है। साथ ही ये टेस्ट हर जगह किए भी नहीं जा सकते। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के भौतिकी विभाग के एक शोध दल ने अब एक अति संवेदनशील डिजिटल उपकरण विकसित किया है। हाथों द्वारा उपयोग किया जा सकने वाला ये छोटा सा उपकरण त्वरित गति से शुरुआती स्तर पर भी डेंगू वायरस का पता लगा सकता है। ये उपकरण 1 घंटे के अंदर डेंगू संक्रमण की नैदानिक जांच रिपोर्ट दे सकता है। भौतिकी विभाग के प्रोफेसर जेपी सिंह के नेतृत्व में विकसित इस अर्ली रैपिड डायग्नोसिस डिवाइस में रोग जनकों का पता लगाने के लिए विशेष ग्लेसिंग एंगल डिपोजिशन ग्लैड तकनीक द्वारा विकसित सिल्वर नैनोरॉड्स व्यू आधारित सरफेस एनहांस्ड रामन स्कैटरिंग सक्रिय बायोसेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस उपकरण का परीक्षण आईसीएमआर के राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान दिल्ली में किया गया। बायोसेंसर्स सतह पर रक्त नमूनों के पतले सीरम के 2 माइक्रोलीटर बूंद डाले गए, जिस पर 786 nm लेजर बीम फ्लैश कर रामन स्पेक्ट्रा जमा किए गए। प्राप्त डेटा को प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजर सॉफ्टवेयर में डाला गया, जिसने तुरंत स्पष्ट रूप से सकारात्मक, नकारात्मक और स्वस्थ नमूनों की पहचान कर दी। शिक्षा मंत्रालय की इम्प्रिंट इंडिया परियोजना के तहत विकसित इस उपकरण को नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा भी परखा गया है। ये उपकरण HIV-1 वायरस का भी पता लगा सकता है। खास बात ये कि छोटा और सस्ता उपकरण होने के चलते इसे दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से ले जाकर आसानी से रोग जनकों की त्वरित जांच की जा सकती है। संस्थान अपने उद्योग सहयोगियों की मदद से जल्द ही उस उपकरण को बाजार में लाने के लिए काम कर रहा है। और अब एक नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए अब भारत सरकार ने कोरोना टीकाकरण की आयु वर्ग का दायरा बढ़ा दिया है। आगामी 1 मई से 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वर्ग का हर नागरिक कोरोना का टीका लगवा सकता है। इससे पहले 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका दिया जा रहा था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण का प्रकोप युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है। इस आयु वर्ग के लोग कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा नजदीक के टीकाकरण केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन का विकल्प रखा गया है। इस साल जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण में पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई थी। विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण मुहिम में अब तक 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिनमें लगभग 2 करोड़ लोगों को दूसरी खुराक भी पूरी हो चुकी है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों के तहत पिछले दिनों भारत और जापान के विशेषज्ञों का एक वेबिनार आयोजित किया गया।
इस चर्चा में हाइड्रोजन आधारित प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित नवाचार, रुझान, समस्याओं तथा समाधान आदि साझेदारी वाले क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने के लिए विचार विमर्श किया। इस वेबिनार का आयोजन जापान में भारतीय दूतावास और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जापान के वैश्विक पर्यावरण रणनीतिक संस्थान IGES और भारत के ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। हाइड्रोजन की क्षमता बहुत अधिक होती है और इससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन लगभग शून्य है। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक प्रसंस्करण, रसायनों के उत्पादन, लौह एवं इस्पात, खाद्य एवं सेमीकंडक्टर्स तथा शोधन संयंत्रों के क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इस मंच पर वक्ताओं ने व्यवहारिक चुनौतियों से निपटने के लिए उपायों पर भी अपने विचार रखे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट हेलीकॉप्टर को उड़ाकर इतिहास रच दिया। ये पहला मौका है जब पृथ्वी से बाहर किसी ग्रह पर हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ान भरी गई है। नासा ने 18 फरवरी को लॉन्च किए गए अपने परसिवेरेंस रोवर के साथ इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर भेजा था, जिसका काम उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर जानकारी देना है जहां रोवर नहीं पहुंच सकता। इस कड़ी में इंजेन्यूटी नाम से इस रोटर क्राफ्ट ने 10 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी। 30 सेकंड की इस पहली उड़ान ने दूसरे ग्रहों पर खोज के एक नए मार्ग को प्रशस्त किया है। इस मिशन को लॉस एंजलिस के पास स्थित नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से संचालित किया गया। लगभग 1.8 किलोग्राम का ये रोबोट रोटर क्राफ्ट अपने 4 कार्बन फाइबर ब्लेड के सहारे उड़ान भरने में सक्षम है। इसके ब्लेड 2400 राउंड प्रति मिनट की दर से घूम सकते हैं। यह स्पीड धरती पर मौजूद हेलीकॉप्टरों के ब्लेड की गति से लगभग 8 गुना ज्यादा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वैज्ञानिकों ने एक और उपलब्धि हासिल की है। लॉरेंस बार्कले नेशनल लेबोरेटरी के ऊर्जा विभाग और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक कचरे को खाद में बदलने वाली नई तकनीक विकसित की है, जो सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण को रोक सकती है। शोधकर्ताओं ने पॉलीमर मंचिंग एंजाइम की सहायता से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पैकिंग तैयार की। इसके लिए 2 बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में अलग अलग एंजाइमों को जोड़ा, जिसमें पॉलीएलेक्टिक एसिड शामिल था। इन एंजाइमों ने प्लास्टिक की आणविक श्रृंखलाओं के सिरों को पकड़ लिया और उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक श्रृंखला कड़ी को अलग कर माइक्रोप्लास्टिक गठन को रोक दिया। इस खोज से अब रोजमर्रा पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली कुछ तरह की प्लास्टिक को घर में ही विखंडित कर उनसे खाद बनाई जा सकती है। ये शोध हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया है। बीते 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। हालांकि भारत सहित ज्यादातर जगहों पर कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन कार्यक्रम ही आयोजित किए गए। विश्व पृथ्वी दिवस द्वारा लोगों का ध्यान पृथ्वी को हो रहे नुकसान की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। अमेरिका के एक सीनेटर ग्लॉर्ड नेल्सन की पहल पर पहली बार 22 अप्रैल 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। तब से पृथ्वी के संसाधनों का सम्मान करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की मुहिम के तौर पर इस दिवस को मनाया जा रहा है। हर वर्ष अलग अलग विषय वस्तु के तहत ये दिवस मनाया जाता है। इस कड़ी में इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस को पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना थीम दी गई है। इस मौके पर कई तरह की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतियोगिताएं, व्याख्यान और सेमिनारों का आयोजन किया गया। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी,
वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।